तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते? हाँ नुक्ता बरो लाओ लबो दिल की गवाही, हाँ नगमा गरो साजे सदा क्यों नहीं देते? बर्बादी दिल जब्र नहीं फैज किसी का, वो दुश्मन चाहे तो भुला क्यों नहीं देते? सन 1989 कराची में मुकीम मलिक धरानी की राह एक ऐसी अनहोनी ने तक ली कि जिसके बाद कुछ पहले जैसा नहीं रहा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना सारा, मैं ये सब नहीं कर सकता। बचपन से आज तक की दोस्ती है, कोई मान कोई पास उसी का रख लेता है बंदा। ये पास ही तो नहीं है फहीम, ये दोस्ती में रुकावट नहीं, उसमें इजाफा है। ये सब क्या तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा मजाक है सारा? मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है फहीम? कि तुम समझते हो कि लोगों की आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, कि अगर तुम सब छुपा लोगे तो लोगों को नजर नहीं आएगा। मगर क्या तुम्हें वाकई में लगा था फहीम ये सब तुम मुझसे छुपा लोगे? तुम चाहती क्या हो सारा? ये सब करने का तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा मकसद वही में जो सब है ना, उसकी बेइंतहा तरक्की, ये माल, ये फर्म। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे। और वैसे भी मैंने तुमसे पहले भी कहा, मुझे मेरे तरीके आजमाने पर मजबूर मत करना। कौन से तरीके हैं ये? किस किस्म की धमकी है ये? मैं भी इस फर्म का उतना ही शेयर होल्डर हूं जितनी के तुम हो। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे लिए। अहमियत है। देखो फहीम, आई एम सॉरी, आई विल है, पर मेरे आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा थोड़ा और साथ दे दो, बस थोड़ा, यही तो कह रही हूँ। ये साथ सारा, ये साथ शादी है, कोई मजाक नहीं है छोटा मोटा सा। तुम्हें हो क्या गया है? मेरी बात काफी क्लियर है, या तो तुम मुझसे शादी करोगे या तो अपने से मुझे एक साफ सुथरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। करो फहीम, इतना सोच कर रहे हो? नहीं करूंगा मैं। तुम्हारे लिए होगा ये कोई मजाक? मेरी जिंदगी भर की कमाई है। तुम्हारी मर्जी। शायान, हेलो बेटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। क्लास कैसी रही? प्रोफेसर महबूब की थी, अब समझ जाओ। बेटा, हेलो बेटी के लिए चाय लेके आओ। जी दीदी। बेटा, मामू की चाय में चीनी ज़्यादा डालो। जी ठीक है। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा बेटी, कहाँ रह गई थी तुम? आओ चाय के लिए बैठो। बैठो बेटा। हमारा काम कैसा जा रहा है? तुम्हें पता ही है कि वकालत आपका बहुत खा जाती है। सही बात है, अब सब बचपन की तरह थोड़ी ना रह सकते। बाजी वो एनजीओ का क्या बना? फंडिंग मुकम्मल हुई आपकी? हाँ, लास्ट मंथ फाइनल मीटिंग तो हो गई है, बस अब देखो चीज़ें कंक्लूसिव की तरफ हैं। कंक्लूजन हो जाएगा इंशाल्लाह हमारे हफ्ते के तक होगा। वैसे कितने सालों बाद इस घर में खुशियाँ आई हैं। सही कह रहे हो तुम। भाई साहब और प्रेम के बाद काफ़ी अरसे बाद हम सब खुल के खुश हो सके। सही कह रहे हो। हमारी ईसा बेटी भी बिल्कुल कहीं पर गई है, वो भी ऐसे ही बड़े केसेस जीतने के बाद खिलखिला रहा होता। गॉड ब्लेस यू। बड़ा डेवोटेड बच्चा था हमारा। अल्लाह बस मेरी ईज़ा को भी अपनी ज़ुबान में रखे और हमेशा कामयाबियाँ
जी, प्रोसिक्यूटर साहिबा बड़े केसेस जीते जा रहे सुना मैंने। भाई मैं आप ही को याद कर रही थी। अच्छा बताओ कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली भाई पता नहीं, मतलब एक तरफ दिस ग्रेट थिंग हैपेंड फॉर मी, लेकिन फुलफिलिंग नहीं है, जैसे जिंदगी में कुछ बेमायनी है। ऐसा जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त हर एक इंसान पर आता है, मगर ये सब तो ऊपर वाले के मामला है ना। ट्रस्ट करो उनमें, एवरीथिंग विल बी ओके। भाई आपको यहाँ होना चाहिए था, मुझे नहीं पता, आपको यहाँ होना चाहिए। छोड़ो बिल्लो, किस्मत की करनी और मुकद्दर को अब क्या रोक। वैसे भी ये जिंदगी ऐसे ही होती है, नहीं रुकती किसी के लिए है। किन बातों में लगा दी, अभी एक केस जीती हो, बहुत बाकी है जीतने के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन भाई क्या फायदा ऐसी जीत का जब आपके साथ। ज़नूर, मैं एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर था, मेरी जिंदगी में बहुत थ्रेट्स थे वैसे भी, और अब इन सब बातों का कुछ हो थोड़ी सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्या मतलब? क्या सोच रही हो ज़रा? अगला केस आपका लड़ेगी। मेरा केस? लेकिन मेरा केस तो कब का खत्म हो चुका। मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगी। इंसाफ? इंसाफ एक बहुत बारीक लकीर है ज़नूर, लेकिन मेरे रोकने से तुम कभी रुकी हो? इस सब में अपना ख्याल रखना मत भूल। चलिए मिस्टर आंटी, 11 बजे है, मैंने सुबह ऑफिस भी जाना है और एला निकल रात भी जाना है। अरे देखो वक्त का पता ही नहीं चला बातों बातों में। चलो खैरियत से जाओ बेटा, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह बेटा, अपना ख्याल रखना। ईसा जी अम्मी, चलो बेटा मैं भी चलती हूँ, बहुत रात हो गई है, सुबह जल्दी उठना भी है। सैदर बेटा जल्दी से टेबल समेट लो और तुम भी जल्दी आ जाओ। जी दीदी। ठीक है बेटा, आप सुबह आएंगी? हाँ आऊँगी मैं। चाबी तो है ना आपके पास? हाँ मेरे पास है, फिक्र नहीं करो। ठीक है, शब्बा खैर। शब्बा खैर।
बहस में नहीं रहता तुम ना हमेशा। जाओ करके लाओ। और तुम सच सच बताओ, क्यों चाहिए इतना रात मुझे? अच्छा, बेटे की फोन तो बना। अरे, इन्हीं कामों के लिए रह गई हूँ मैं। और नहीं तो क्या? कल रात देर से इसलिए लेट। क्यों? हम तो जल्दी चले गए थे। मेरा मन होता ना तो मैं देर तक रहती, लेकिन ज़्यादा थी ना साथ। क्या हुआ ऐसा? एला, कल रात मुझे एक खत मिला। तुम्हें किसने खत लिख दिया? तुम समझ नहीं। फहीम भाई का खत था। फहीम भाई? रुको, मैं तुम्हें दिखाती। मैंने पेंटिंग दी थी ना फहीम भाई को, वो ही देख रही थी कल रात, उसके पीछे से मिला। ये देखो। इसमें फहीम भाई कहना क्या चाह रहे थे? मैं हमेशा कहती थी ना कि उस प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में कुछ कमी पेशी है। यही तो है। इज़ा, तुम फिर वही बातें कर रही हो, लेकिन इस बार एला, तुम्हारे पास सबूत है। क्या करोगी तुम इस सबूत का? फहीम भाई का केस रीओपन हो सकता है इससे। और तुम ये सब कैसे अकेले करोगी? देखो, ऑफिशियली मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है। लेकिन अगर मैं किसी डिफेंस एडवोकेट को हायर करूं, किसको हायर करोगी? यही मैं सोच रही हूँ। अच्छा, ओके। आरिफ नज़ीर। वो जो तुम्हारे क्लासमेट थे, वो LLB वाला। एग्जैक्टली। वो हमारी उनसे जान पहचान भी है, तो ही इज ट्रस्टवर्दी। तो अगर वो तुम्हारे भाई का केस, लेकिन इसका मतलब होगा कि मैं उन्हें हायर कर रही हूँ, ये फिर किसी को पता नहीं चल सकता। इज़ा, मुझे तो ये सब बहुत खतरनाक लग रहा है। एला, खतरनाक तो है, बहुत खतरनाक। लेकिन शायद अब ना मैं इस खतरे को मोल लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये कोई सवाल भी है? आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्द से जल्द आने का बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा मैं आज मुझे आपके खत से बात काफ़ी एहसास लगी। सब खैरियत तो है? आरिफ, I'll get straight to the point. I know कि आप एक बहुत अच्छे हुए लॉयर हैं, एंड वेल, मुझे नहीं मालूम अगर आप मेरे भाई को जानते थे या उनका केस फॉलो किया। जी साहब, बहुत अफसोस होता मुझे, बहुत काबिल
काबिल वकील थे आपके पास। मैं जनाजे पर आ नहीं पाया, फिर ताज़ियत का मौका भी बात नहीं। आपको मालूम है घर का ये हिस्सा भी उन्हीं का था। आरिफ, मैं चाहती हूँ कि फ़हीम भाई के केस में जो आदमी कन्विक्ट हुआ था, एहतिशाम, आप उसकी एक क्रिमिनल रिविजन पिटीशन फाइल करें। क्रिमिनल रिविजन पिटिशन फ़हीम मलिक के केस के लिए? जी, यानी केस रिओपन करें। लिहाजा आप प्रोसिक्यूशन में अगर इस बात की भिनक भी पड़े क्या फ़हीम मलिक की बहन होते हुए उनके केस के डिफेंस में इन्वॉल्व है, तो मैं जानती हूँ आरिफ, इसीलिए आपका साथ चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि मैं इसमें ऑफिशियली शामिल नहीं हो सकती, इसलिए एहतिशाम की सारी डिफेंस का खर्चा मैं उठाऊंगी अंडर कवर। देखिए पहले सुन, वो केस डेड एंड बरीड, ऑलरेडी एक आदमी कन्विक्ट हो चुका है। और देखिए सबसे अहम बात कि आपके साथ मेरे लाइसेंस पर भी बात आ सकती है। लेकिन जितना बड़ा रिस्क है उतना ही बड़ा कामयाबी का मौका भी तो होगा। जस्ट इमेजिन। और मैं आपको फुली असिस्ट करूंगी, लेकिन डिफेंस आपको लीड करना पड़ेगा। लिहाजा मैं अपनी ज़ात को अगर मद्देनज़र ना भी रखूं तो ये सब इतना आसान नहीं होगा। जो आप कह रही हैं इन सबको हम लेकर कैसे चलेंगे? हम लेंगे डिफेंस की साइड कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ, एक गैप, कि उन्होंने जिस आदमी को कन्विक्ट किया वो असल मुजरिम था ही नहीं। तो एहतिशाम की डिफेंस के थ्रू हम ये रिवील कर सकते हैं हु एक्चुअली डिड इट। अभी ये सब बहुत ग्रे है। कानून स्याह सफेद है। इतने हाई प्रोफाइल केस के रिव्यू पिटिशन के लिए आपको कोई नया, कोई बहुत मजबूत एविडेंस चाहिए होगा। ऐसा एविडेंस जो हाई कोर्ट को मजबूर कर दे इन्वेस्टिगेशन दोबारा खोलने पर। ऐसा कुछ मौजूद भी है आपके पास? ये देखिए, ये खत मुझे फ़हीम भाई की एक पेंटिंग के पीछे से मिला था। तारीख उनकी कत्ल से सिर्फ एक हफ्ता पहले थी। If anything happens to me, Izanur, it won't be random. आगे बढ़िए। If anything happens to me, it will be because उन्हें मेरी फर्म से डर थी। The firm? इसका मतलब फ़हीम और ज़ारा एसोसिएट्स? Exactly. फ़हीम भाई, और ज़ारा, दोनों ने वो फर्म बिल्कुल स्क्रैच से खड़ी की, अनस्टॉपेबल थी। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ। भाई की डेथ के फौरन बाद हम में से कोई भी किसी चीज़ को रैशनली देखने के काबिल नहीं था। ज़ारा ने पूरी फर्म अकेले संभाला। और आरिफ, ये कोई आसान काम भी नहीं था। बिल्कुल उस वक्त ज़ारा हैंडल करेंगी थी सब एज योर क्लोजेस्ट एंड फ्रेंड। जी, फिर उन्होंने एक टॉप प्राइवेट लॉयर को इन्वॉल्व किया, एंड देन उन्हें एक सस्पेक्ट भी मिल जाता है आसानी से। हद से ज़्यादा आसानी से। आपको क्या लगता है
पॉलिटिशियंस, मर्डर सस्पेक्ट्स। और अब मुझे ये मान लेना चाहिए कि किसी हारे हुए क्लाइंट ने अचानक एक हिटमैन हायर कर दिया। नहीं आरिफ, ये स्टोरी ना बहुत कन्वीनियंट लगती है। ये थ्रेड्स कोई नई बात नहीं थी फाइव भाई के लिए। और अगर हर हारा हुआ क्लाइंट अपने लॉयर को मरवाने लगेगा तो आधी बार एसोसिएशन खत्म हो चुकी होगी। इस थ्योरी का ना सर है और ना पैर। 3 साल अगर ये असली है तो सबसे पहले इसे वेरीफाई करवाना होगा। आरिफ, उस वक्त मुझे सबने ये बताया कि मैं भाई के गम में इस बात को हकीकत का रूप देने लगी। लेकिन पहले मेरा शक और अब ये खत, जिस किसी ने भी उस गरीब आदमी को फंसाया, उसे कानून की हर बारीकी का इल्म था। उसे पता था कि पुलिस किस तरह इन्वेस्टिगेट करेगी, जज को किस किस्म की एविडेंस मुतमईन करेगी और एक गमज़दा खानदान की कमजोरी का फायदा कैसे उठाया जाता है। और उसे लगता है कि क्लोज की मोहर लग जाने से वो कानून से मुकम्मल तौर पर छुप गए। उसे बेनकाब करना जरूरी है। रिजा, कल सुबह रस्मी तौर पर पिटीशन फाइल करते हैं और फिर पता चल जाएगा कि उस फर्म पर किसको कब्जा करना था। और इस लेटर को वेरीफाई करवाना। नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रहा था तो सॉरी, रिजा ने मुझे काबिल समझा। चलिए रिजा, मैं चलता हूँ। आप अपना
एहतशाम अनवर, उम्र 32 साल, पैदाइश सियालकोट की, वालिद एक मेहनत कश किसान थे। मेरे एहतशाम 15 साल के करियर में अक्सर मुजरिम दो किस्म के होते हैं, एक जो अपने जुर्म में घुट घुट के दम तोड़ देते हैं और एक जो अपना जुर्म गले में लटकाए देते हैं। तो तुम कौन से उनमें से? तुम एहतशाम कोर्ट में भी चुप रहे, पुलिस के सामने भी चुप रहे, आज भी चुप हो। किसको बचा? देखो, मेरा नाम आरिफ नजीर है, मैं वकील हूँ। मुझे लगता है कि तुम बेगुनाह हो, इस वजह से यहाँ पे बैठा। मुझे सजा सुना दी गई है, मेरी जिंदगी पर मोहर लग चुकी है साहब। आप क्या करेंगे मेरा केस लेकर? एहतशाम हमें लगता है कि तुम बेगुनाह हो। एक नया सबूत जिसके नाते पता चला है कि असली कातिल आज भी बाहर आजाद है। आप वकील लोगों के लिए भी कितना आसान होता है ना, जब चाहे अपनी मर्जी से केस को लो, उसे तोड़ो मरोड़ो और एक मनगढ़ंत सी कहानी बनाकर पेश कर दो। मगर एहतशाम मुझे एक बात बताओ, वही मालिक को तुम जानते भी थे? नहीं। तो तुमने केस के खिलाफ अपील क्यों नहीं फाइल करवाई? साहब, कभी आप गुजरे गुर्बत की उन नीच काली गलियों से? क्या था तुम्हें? देखो, मैं तुम्हें इस चार दीवारी से निकलवा सकता हूं। ये नया सबूत तुम्हारे लिए दूसरा मौका है। साहब, आप कौन सा खुदा का फरिश्ता हो? मेरी इस जिंदगी में भला आपके लिए क्या रखा है? मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ वो वजह इंसानियत, और जो खुदा ने मुझे फर्ज दिया है मैंने वो भी तो निभाना है। फिर भी साहब ऐसा कौन है जिसने मुझ जैसी नाचीज में दिलचस्पी ले ली? आज 3 साल गुजर जाने के बाद साहब उम्मीद हमेशा आ रहा है मुझे। ये हाथ भूल गए बेड़ियों के बिना सांस लेना। सब इनके लिए आपकी दुनिया बहुत पराई है, एकदम अजनबी सी। और आज आप मेरे हक का सवाल उठाते। सब मुझे माफ कीजिएगा। शायद इंसाफ और मेरा मिलन खुदा को मंजूर ही नहीं है। मैं तुम्हारे दुख से वाकिफ हूँ, मगर ये तुम्हारे लिए दूसरा मौका है। ये तुम्हें बस एक बार हिम्मत करनी होगी, बस एक बार। करोगे? और बदले में मुझे क्या करना होगा?
पास और इंशाल्लाह अच्छी खबर के साथ आऊँगा। तुम अपना ख्याल रखो।